आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड है वो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले केवल एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि पूरे बुक में इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री की बेस देगा जिसके बेसिस पे आप फर्दर आगे की हायर क्लासेस की स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती हो तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन पूछिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको जो सबसे सिंपलेस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूं मैं। इस चैप्टर में दो चीज़ें आपको क्लास 9th की ऐसी हैं जो यहाँ यूज़ होंगी। पहले हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हों और हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी ना हो तो फिर हमारा केमिस्ट्री पढ़ना बेकार। पहले हम जानेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल है क्या। तो एटम का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर से एक बार, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस सब्सटेंस को, उस पार्टिकल को हम एटम कहेंगे। जबकि मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन जस्ट अपोजिट टू द एटम ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर से एक बार, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम कहेंगे। जबकि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझिए। अगर हम लिखते हैं कि एटमॉस्फेयर में, एयर में नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N। अगर हम N लिखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसके एटम को रिप्रेजेंट किया है। तो एयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है वो N नहीं है बल्कि वो N2 है, क्योंकि N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है। यानी नेचर में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है वो N2 गैस है, ना कि N है। N हमारा एटॉमिक सिंबल है, एटम का फॉर्म है, जबकि N2 हमारा मॉलिक्यूल है। तो नेचर में N2 एग्जिस्ट करता है, N एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब रिएक्शन की बात आएगी तो N पार्टिसिपेट करेगा, N2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल, नेचर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो हम उस ऑक्सीजन गैस का सिंबल लिखते हैं O और O2 के रूप में एग्जिस्ट करती है गैस। दैट मीन्स कि O2 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया और O हमारा एटॉमिक फॉर्म हो गया। तो इन दोनों एग्जांपल्स से ये क्लियर है कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल NO एंड सो ऑन। जबकि किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल N2 या फिर O2। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है, आइए देखते हैं। मॉलिक्यूल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, मॉलिक्यूल्स ऑफ
एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के द्वारा कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिया था, अगर हम N2 लिखते हैं तो N2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, लेकिन इस N2 के द्वारा केवल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज नाइट्रोजन, इसलिए इस N2 को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। इसी तरीके से O2 अगर लिखते हैं हम तो O2 एक मॉलिक्यूल है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए O2 हमारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, इसलिए जब हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो लिखेंगे Na, यानी Na भी मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। लेकिन अगर बात मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एक से अधिक टाइप का एटम इंक्लूड होगा और फिर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं HCl तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है और दोनों ने मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। तो HCl एक कंपाउंड है और ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इस HCl को कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं NaCl तो ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है और ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को हम होमोजीनियस या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है, होमो एटॉमिक मीन्स होता है एक ही टाइप के एटम से मिल करके बना हुआ मॉलिक्यूल। N2 दो नाइट्रोजन है, सेम टाइप के एटम्स हैं, इसलिए इसको हम होमो एटॉमिक कहेंगे। O2 दो ऑक्सीजन एटम है, सेम टाइप के एटम है, इसलिए होमो एटॉमिक कहेंगे। इसके अलावा S6 या S8 अगर लिखते हैं आप या फिर P4 लिखते हैं तो S6 के अंदर 6 सल्फर के एटम्स हैं और 6 सल्फर के एटम्स सेम है, इसलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। S8 8 सल्फर के एटम्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 4 फास्फोरस के एटम्स हैं, इसलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। दूसरी तरफ HCl या NaCl का एग्जाम्पल अगर लेते हैं आप या कोई दूसरा अदर एग्जाम्पल भी ले लें, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, तो इसमें हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम है, दूसरे वाले में सोडियम और क्लोरीन एटम है, इसमें कैल्शियम एटम है, कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, देयरफॉर इनको कहेंगे हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के द्वारा किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमेशा एटम्स के एडिशन से होता है, यानी जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो फिर उनसे मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी हम कोई सिंबल लिखते हैं तो अगर हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं तो केवल सिंबल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें यह लिखना ज़रूरी है कि उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने एटम्स का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं केवल सिंबॉलिक फॉर्म में फॉस्फोरस को तो लिख सकते हैं कि P इसका सिंबल है जो कि इसका एटम है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो हम लिखेंगे P4 जो ये इंडिकेट करेगा कि फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, फॉस्फोरस सिंबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मान लीजिए,
और नीचे 4 लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे, आगे का जो नंबरिंग होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, जबकि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के तौर पर, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स। फिर से मैं जरा साफ साफ इसको लिख देता हूं एक बार। हम एक्सप्लेनेशन ले रहे थे P4 का, इसमें आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमने सपोज मान लिया 1, इस 1 की संख्या को या 1 को हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां साइड में जो नंबर लिखा हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पर, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हम पढ़ेंगे इसको इस तरीके से कि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, यानी जब भी फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनेगा, मैंने अभी बताया आपको कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जब 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन होंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा। तो फास्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल तब बनेगा जब फास्फोरस के 4 एटम्स कंबाइन होंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे कि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होंगे। कभी भी जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होंगे, तो आगे आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं, बैलेंस करने के दौरान आप मॉलिक्यूल्स की संख्या को चेंज करेंगे, एटम्स की संख्या को चेंज नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आगे जब बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो वहां फिर से ये काम आएगा कि जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हम मॉलिक्यूल की संख्या को चेंज कर सकते हैं, एटम्स की संख्या को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर से ये अभी हमारा रीकैप चल रहा था, इस रीकैप में हमने एटम और मॉलिक्यूल को जाना और मॉलिक्यूल के टाइप को जाना, साथ ही साथ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के तरीके को जाना। तो एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम कहेंगे एटम। जबकि किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर से एक बार, ऐसा सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं हम क्लास 10th के अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 चेंजेस के बारे में हम जानेंगे। अपने आसपास जो भी आप नेचुरली या आर्टिफिशियली जितने भी आप अपने आसपास बदलाव देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, ये चेंजेस 2 तरीके के होते हैं। एक केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज, या कह सकते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दोनों को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज है क्या। फिजिकल चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो, वो फिजिकल चेंज है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, उस वाटर को आपने हीट किया। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। अब आपने उसे हीट किया, हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वेपर के फॉर्म में। अभी भी उसका केमिकल नेम वाटर ही है, केमिकल कंपोजिशन H2O ही है, लेकिन उसका फिजिकल स्टेट बदल गया है। क्या हो गया है? अब वो गैस। तो आपने क्या किया? आपने H2O लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया H2O गैस में। तो केमिकल फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल और केवल फिजिकल स्टेट में बदलाव हो गया। इसको फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अगर दोबारा चाहें तो इस वाले सब्सटेंस से जो परिवर्तित होकर के मिला है, चेंज होकर के मिला है, उससे पहले वाला सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसको कंडेंस कर दीजिए, ठंडा करिए। ठंडा करेंगे अगर H2O गैस को, तो फिर से मिलेगा आपको H2O लिक्विड। यानी अगर किसी भी चेंज के दौरान कोई नया सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस अगर नहीं बनता है तो फिजिकल चेंज है। सबसे बड़ी खूबी कि आप इसमें जो भी सब्सटेंस प्राप्त हुआ है उसको दोबारा पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए,
पेपर ले लीजिए, कागज, उसको बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, क्या मिलेगा? ऐश, राख बचेगी। अब अगर मैं कहूं कि उस राख से दोबारा कागज बना दीजिए, पॉसिबल है? नहीं है। केमिकल चेंज है ये, यानी ऐसा चेंज जिसमें एक बार किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें तो फिर उस नए सब्सटेंस को पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट न किया जा सके जनरली, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज में हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस बनेगा। अगला एग्जांपल, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने के बाद आपको हीट मिलता है, गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सॉलिड स्टेट का वैक्स है, मोम है, वो पिघल करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या जितना वेट आपका सॉलिड मोमबत्ती का होता है उतना ही लिक्विड स्टेट की मोमबत्ती का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती का कुछ हिस्सा किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इवेपोरेट हो चुका होगा। किस फॉर्म में? तो हीट के फॉर्म में कुछ लूज हुआ होगा, कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हुआ होगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लूज हुआ होगा। दैट मीन्स कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। फूड का डाइजेशन, भोजन का पचना, केमिकल चेंज है। पौधे फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, केमिकल चेंज है। आप एक और एग्जांपल, चूने को पानी में आप मिलाते हैं, केमिकल चेंज है। कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान, तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। लोहे को आपने खुले में छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, जंग लगना, रस्टिंग जिसको कहते हैं, नया सब्सटेंस बना है, केमिकल चेंज है। तो सिंपल वे में कोई भी चेंज जिसमें नया सब्सटेंस ना बने, फिजिकल चेंज है, और जिसमें नया सब्सटेंस बने, नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो नेचर में दो तरीके के चेंजेस अवेलेबल हैं हमारे पास, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, आइए, मैंने कह तो दिया कि दो तरीके के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, लेकिन पहचानेंगे कैसे? क्या तरीका होगा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज नहीं है? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल चेंज को पहचानने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये पहचान सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है या नहीं है। सबसे पहले उस कैरेक्टरिस्टिक तक जाने से पहले हम दो टर्म जानेंगे, केमिकल रिएक्शन और दूसरा टर्म होगा हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज के दौरान जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सभी चेंजेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी किसी भी केमिकल चेंज के दौरान होने वाली सारी प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी। इस केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से होंगे, एक जो सब्सटेंस आपने शुरू में लिया और दूसरा जो नया सब्सटेंस बना। तो जिस सब्सटेंस को आप शुरू में लेते हैं उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी चेंजेस होंगे, उन चेंजेस में दो चीजें होंगी, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही लिखें, आप दोनों के प्लेस को बदल भी सकते हैं, लेकिन जो एक जनरली हम ट्रेंड फॉलो करते हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब किसी भी चेंज के दौरान, किसी भी केमिकल चेंज के दौरान कैसे पता करेंगे कि वो केमिकल चेंज है या नहीं है? तो केमिस्ट्री ने केमिकल चेंज के लिए 5 फीचर्स डिसाइड किए हैं, 5 केमिकल फीचर्स डिसाइड किए हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि
दिया गया चेंज एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? कौन कौन से? नंबर 1 आइए लेते हैं। पहला है हमारा चेंज इन स्टेट। प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक को एग्जाम्पल के द्वारा हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। पहले हम उन 5 कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और पांचवा है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए, ये 5 अगर फीचर्स हैं तो हम पहचान सकते हैं कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। एक चीज मैं बता दूं आपको, इनमें से कोई एक चेंज भी होगा तो हम उसको केमिकल चेंज मान लेंगे। हो सकता है कि किसी चेंज के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक से ज्यादा चेंजेस दिखाई दें। हो सकता है किसी ऐसा भी कोई रिएक्शन हो जिसमें 5 फीचर्स दिखाई दें। हो सकता है किसी में एक ही फीचर दिखाई दे। तो एक फीचर भी अगर दिखता है या 5 फीचर्स भी दिखते हैं तो हम उसको केमिकल चेंज मान लेंगे। अगर इनमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो फिर वो फिजिकल चेंज है। आइए लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम चेंज इन स्टेट की। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कैंडल का बर्न करना, मोमबत्ती का जलना। जब हम मोमबत्ती को बर्न करते हैं तो उस दौरान सॉलिड स्टेट का वैक्स कन्वर्ट होता है लिक्विड वैक्स के फॉर्म में, और उसके अलावा वाटर वेपर जो कि गैसियस फॉर्म है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो रहा है वेपर, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। इस पूरी चेंज के दौरान फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आई है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा। यानी आपका वैक्स जो कि सॉलिड स्टेट का है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, साथ ही साथ वाटर वेपर के फॉर्म में। इसलिए आपका जो वैक्स का यानी मोमबत्ती का बर्निंग है वो एक केमिकल चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं इसमें कि पहला तो हो गया कि वैक्स को अगर हमने बर्न किया तो बना। दूसरा एक एग्जांपल, अगर आप कोई फ्यूल ले लें, कोई भी फ्यूल, मिथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए, आप सिंपल फॉर्म में डीजल या पेट्रोल की बात कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट में होता है कोई भी, जब आप फ्यूल लेंगे लिक्विड स्टेट का और जब आप उसे बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा। यहां जो आपने रिएक्टेंट ले रखा है वो लिक्विड स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट में बदलाव आया है, इसलिए ये चेंज भी एक केमिकल चेंज होगा। जहां भी फिजिकल स्टेट में बदलाव हो आप सीधे सीधे उसे एक केमिकल चेंज कंसीडर करेंगे। दूसरा है हमारा चेंज इन कलर, कलर में बदलाव। तो सबसे सिंपल हमारे आसपास दिखाई देता है, अगर आप सेब को काट करके आधा छोड़ दें, थोड़ी देर बाद देखिए आप क्या फील करते हैं। उसके ऊपर जो कटा हुआ हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा ब्राउन हो जाता है। केमिकल चेंज है, चेंज इन कलर। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लोहे को खुले में अगर छोड़ दिया जाए तो जब लोहा साफ सुथरा होगा, प्योर स्टेट में होगा, तो कलर कैसा होगा? तो उसका कलर होता है ग्रेइश ब्लैक टाइप का। लेकिन जब उसके ऊपर कुछ देर छोड़ देने के बाद रस्ट की एक लेयर जमा हो जाती है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। यानी लोहे के ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन होना, उसका रस्टिंग होना इज अ केमिकल चेंज बिकॉज देयर इज अ चेंज इन कलर। वहां कलर में बदलाव हुआ है, इसलिए हम उसे चेंज इन कलर में कह रहे हैं और वो एक केमिकल चेंज होगा। तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जिसमें कलर में चेंजिंग हो वो एक केमिकल चेंज कंसीडर की जाएगी। तो 2 एग्जांपल्स हो गए आपके। नंबर 3 है चेंज इन टेम्परेचर। सबसे सिंपल एग्जांपल, आप
चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करिए, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जिस भी बर्तन में आपने चूने को रखा था और पानी को ऐड किया था, आप उस बर्तन को टच करके देखिए, वो गर्म हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब वहां टेम्परेचर में बदलाव हुआ हो। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहां टेम्परेचर में बदलाव आया है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा। इसके अलावा कोई भी मेटल ले लीजिए और उस मेटल को किसी भी एसिड के साथ मिला दीजिए तो आपका सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट प्रोड्यूस होता है। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl ऐड कर दीजिए और फिर उसमें एक जिंक की स्ट्रिप डाल दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप टेस्ट ट्यूब आपने ले रखा है वो गर्म हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिंक जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस के अलावा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, चेंज इन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिया गया चेंज एक केमिकल चेंज होगा। यानी ऐसे सभी चेंज जहां टेम्परेचर में बदलाव हो वो चेंज एक केमिकल चेंज होगा। क्लियर? दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। एक है चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और दूसरा है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट है क्या, ये जान लेना जरूरी है। तो प्रेसिपिटेट को इंडिकेट करते हैं PPT से, और प्रेसिपिटेट को डिफाइन करते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डिसॉल्व न हो पाए, विच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। फिर से एक बार, प्रेसिपिटेट मीन्स ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। यानी द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। अब अगर किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो फिर वहां पर भी रिएक्शन एक केमिकल चेंज होगा। यानी किसी भी चेंज के दौरान अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो वो चेंज एक केमिकल चेंज कंसीडर किया जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगर बेरियम क्लोराइड को, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो इसका क्लोरीन इसके सोडियम के साथ ऐड होकर के बनाएगा 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड। और आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी ये डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये प्रेसिपिटेट नहीं है। दूसरा सब्सटेंस क्या बनेगा? तो यहां से बचा बेरियम और यहां से बचा SO4, कंपाउंड बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4। ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स कि एक प्रेसिपिटेट है। तो रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई द रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। ये जो आपके सामने चेंज लिखा गया है, ये चेंज एक केमिकल चेंज होगा। कुल मिलाकर के किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो एक केमिकल चेंज होगा। लास्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई भी गैस इवॉल्व होती है, कोई भी गैस रिलीज होती है, तो फिर हम उसे केमिकल चेंज कंसीडर करेंगे। आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए। जब आप भोजन करते हैं तो कुछ देर के बाद भोजन डाइजेस्ट होता है। भोजन के डाइजेशन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप रेस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जाहिर सी बात है कि फूड का डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होगी, बिकॉज यहां इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है।
चलिए प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहें तो अभी एक एग्जांपल पीछे लिखा गया था कि अगर कोई भी मेटल ले लिया जाए और उसे किसी भी एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो कुल मिलाकर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर आप किसी भी चेंज को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिसाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और पांचवा है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप किसी भी चेंज को केमिकल और फिजिकल चेंज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? तो किसी भी केमिकल चेंज के दौरान होने वाले रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे और केमिकल रिएक्शन के 2 हिस्से होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जैसा कि पीछे आपको बताया गया। अब अगर आप किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वर्ड इक्वेशन और दूसरा है आपका केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल चेंज को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के द्वारा। दोनों क्या है आइए देखते हैं। वर्ड इक्वेशन, जितने भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को वर्ड के फॉर्म में आप लिख दें तो वो वर्ड इक्वेशन है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होता है और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ और आपने उसे वर्ड के फॉर्म में लिख दिया तो ये उस केमिकल चेंज का, उस केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। आपने वर्ड के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए उस केमिकल चेंज या उस केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन होगा। एक और एग्जांपल, आप अगर जिंक को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फिर बनता है आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपने वर्ड के थ्रू इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स की जगह पे आप इन सभी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड का आप अगर केमिकल सिंबल लिख दें तो फिर वही वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम सिंबॉलिकली अगर लिख देते हैं तो लिखेंगे कि 2H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो बनता है 2H2O। तो यहां हमने प्रत्येक सब्सटेंस को उनके केमिकल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए यह तरीका कहलाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। उसी तरीके से जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले रिएक्शन को भी अगर देखें तो जिंक का सिंबल हो गया Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल हो गया HCl और फिर जिंक क्लोराइड बन रहा है, फॉर्मूला हो जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बन रही है, फॉर्मूला हो जाएगा H2। आपने इस सेकंड वाले इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो हम किसी भी केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा और दूसरा केमिकल इक्वेशन के द्वारा। क्लियर है? चलिए, जब भी हम किसी केमिकल चेंज को वर्ड इक्वेशन
या फिर केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल इक्वेशंस। जब भी कोई इक्वेशन लिखा जाएगा तो उस इक्वेशन में हम किसी न किसी सिंबल का यूज करते हैं ताकि उस इक्वेशन में यूज होने वाले सभी सब्सटेंसेस के बारे में हमको डिटेल नॉलेज मिल पाए। डिटेलिंग करने के लिए ही हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स का यूज करते हैं। अब किस तरीके की डिटेलिंग? तो हमने हीट यूज किया या नहीं किया, हमारा फिजिकल स्टेट क्या था उनका, कोई गैस फॉर्म हुई है या इवॉल्व हुई है, कोई प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है, हीट किस फॉर्म में उस रिएक्शन में यूज की गई है। इन सभी इंफॉर्मेशंस की डिटेलिंग करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। आइए लेंगे कि हम कौन कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं। मान लीजिए अगर किसी रिएक्शन के दौरान यूज किया गया रिएक्टेंट या फिर प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट का है तो हम उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल s का यूज करते हैं। अगर इसी तरीके से हमें किसी लिक्विड सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम L सिंबल का यूज करेंगे, और अगर गैस का यूज करना होगा, गैस को रिप्रेजेंट करना होगा तो G लिखेंगे। लेकिन अगर रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली गैस इवॉल्व हो जाए, रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो फिर गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो हम उसको अपवर्ड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ हो तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं या फिर हम वर्ड में PPT लिखते हैं। अगर हमें सनलाइट को रिप्रेजेंट करना हो, किसी रिएक्शन के दौरान सनलाइट यूज हुई हो और हमें सनलाइट को रिप्रेजेंट करना है तो हम H न्यू लिखते हैं। अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर उसके लिए हम AQ का यूज करते हैं, सिंबल AQ का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस हीट के द्वारा प्रोसीड हो रही हो, यानी कि रिएक्शन में हमने हीट का यूज किया हो, तो हीट के लिए हम डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके करते हैं। अगर दिया गया सब्सटेंस डाइल्यूटेड है तो फिर उसके लिए हम स्मॉल लेटर में DIL लिखते हैं, और अगर दिया गया सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो फिर हम उसके लिए CONC डॉट यानी कंसंट्रेटेड सिंबल का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल हम ले लें कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फिर वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब इस रिएक्शन का ये सही तरीका नहीं है रिएक्शन को लिखने का, इक्वेशन को लिखने का। सही तरीका कब हो जाएगा? जब हम इसमें सिंबल्स को ऐड कर देंगे तो ये फिर हमारा सही तरीका बन जाएगा। सिंबल्स को ऐड करने का मतलब, तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोजन गैस है तो लिखेंगे 2H2 गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस है तो लिखेंगे O2 गैस, और फिर 2H2O लिक्विड है वाटर, इसलिए इसको लिखेंगे L। तो ये हमारा इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि सॉलिड स्टेट में है, अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है तो फिर फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है। तो ये हमारा तरीका होगा किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। यानी सिंबल्स कुल मिलाकर के उस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस किस फिजिकल स्टेट में यूज हुए हैं और साथ ही साथ कौन सी कंडीशन में हमने रिएक्शन को कंडक्ट कराया है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं। चलिए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम
हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। सही तरीका क्या है इस रिएक्शन को लिखने का? तो हम लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, हम इसे हीट देते हैं तो एरो के ऊपर डेल्टा साइन का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। तो ये तरीका होगा किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का। इसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन में हीट यूज हुई है तो हम रिएक्टेंट साइड में हीट प्लस करके लिखते हैं और अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई है तो फिर प्रोडक्ट साइड में हम हीट को ऐड करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो सब्सटेंसेज हैं ए और बी, हमने इन दोनों को हीट किया तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस हीट, इससे प्रोडक्ट बनेगा सी प्लस डी। दैट मीन्स कि हमने इसके अंदर हीट दिया है, जबकि अगर ए प्लस बी एरो सी प्लस डी प्लस हीट अगर लिखा जाए, इसका मतलब कि यहां हीट प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हीट दी जाए तो रिएक्टेंट साइड में हीट को ऐड करके लिखेंगे और अगर हीट प्रोड्यूस हो तो प्रोडक्ट साइड में हीट को ऐड करके लिखेंगे। कुल मिलाकर के किसी भी रिएक्शन में सभी सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट और कंडीशंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम सिंबल्स का सहारा लेते हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड रिएक्शंस और बैलेंस्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, और अगर कोई हमारे सामने अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो फिर उसे हम बैलेंस कैसे करें। तो कल का हमारा टॉपिक या अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मेनली रिएक्शंस के बैलेंसिंग के ऊपर ही निर्भर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।